वेलकम टू क्लासरूम। खुश आमदीद, भली करे आया और आप सबका स्वागत। ये वैसे तो हिंदी लफ्ज़ है लेकिन उर्दू में भी मुरविज है और होना चाहिए, क्योंकि उर्दू में बहुत बड़ी वसअत है। कोई भी लफ्ज़ हो किसी भी ज़बान का, उसको अपनी तरफ खींच लेने में एक करिश्मा है इस ज़बान में। कल रात के होमवर्क के मुताबिक 5-6 टॉपिक्स हैं जिस पर हम क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं अपनी आइडियाज़ को, जो डिस्कस कर सकते हैं हम। इतने मसाइल हैं पाकिस्तान के, इतने मसाइल हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ इस तरह हो जाता है कि वो जो अहम तरीन मसाइल हैं उनको पसे पुष्ट डालकर, उनको रिप्लेस करके, उनको अपनी जगह से हटाकर, उनकी अहमियत को घटाकर कोई एक दो मसला या मसाइल, प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स, उनको आगे ले आया है। आजकल पाकिस्तान में जो टेररिज्म ने हिला के रख दिया है पूरे पाकिस्तान की जड़ों को, वो भी पीछे हट गया है मामला, जो कि सरे दस्त होना चाहिए। अब सामने हमारे है मुशर्रफ। मैं फ़कीर खुद नहीं कह रहा हूँ, ये आम आदमी को जो सड़कों पर गलियों में ठेले लगाते हैं, रेड़े चलाते हैं, साइकिलों पे इधर उधर आते जाते हैं, ढाबों पे बैठ के एक वक्त का खाना खाते हैं, आम आदमी, हैव नॉट्स जिनको हम कहते हैं, ये उनकी राय है। सरकार हेवी मैंडेट सरकार ऑफ इस्लामाबाद, सरकार आम तौर पर यह समझा जा रहा है कि जो अहम तरीन मसाइल, द प्रॉब्लम्स, उनको पसे पुष्ट डालकर मुशर्रफ साहब का जो केस है उसको हम आगे ला रहे हैं। जैसा कि मुशर्रफ को अगर सज़ा नहीं हुई तो पाकिस्तान टूट जाएगा और पाकिस्तान को नए नए मसाइल से दो चार होना पड़ेगा। बस मुशर्रफ है। आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 10 है, 15, 20, 30, 40 जितने भी आर्टिकल्स हैं, हम तो आम आदमी जो हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ नहीं सकते। उसमें एमए इंग्लिश हो चाहे पीएचडी इन इंग्लिश हो, आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए दें, वो भी अपने एक दोस्त एडवोकेट के पास जाएगा, कहेगा भाई मैं पीएचडी हूँ इंग्लिश में और तुम हो सिर्फ बीए एलएलबी, लेकिन मुझे तुम इसकी मैंने तो बताओ, विथ रेफरेंस टू अबाउट सी नोट फलां और सी नेट नोट वो, तो वो हमारे समझ में तो आता नहीं है। तो पता नहीं कितने आर्टिकल उसके ऊपर लग रहे हैं। आर्टिकल वैसे तो हम किसी चीज़ को समझते हैं, ये कोई लिखी हुई आर्टिकल है, ये आर्टिकल है उसके जो मुशर्रफ के सिलसिले में और उसके केस के। भाई मुशर्रफ का एक सबसे बड़ा कारनामा ये था कि उसने ये साबित कर दिया कि कोई शख्स ज़मीन पर बैठकर आसमान पे हवाई जहाज़ को हाईजैक कर सकता है। द फर्स्ट एंड ओनली इंसिडेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ एविएशन, जहाँ से, हालांकि हवाई जहाज़ कोई रिमोट कंट्रोल पे नहीं चल रहा था, कि ज़मीन पर कोई शख्स, नवाज शरीफ, उसके पास वो खिलौना, वो बच्चे उड़ाते हैं हेलीकॉप्टर वगैरह हाथ से पकड़ के, तो नवाज शरीफ के पास वो कोई आला था और मुशर्रफ जिस जहाज़ में बैठे थे उसको वो कहीं गिराने की कोशिश में लगा हुआ था। हालांकि उस गिराने की कोशिश में 162 दूसरे लोग जो बैठे हुए थे उनको पता तक नहीं चला
लेकिन मुशर्रफ साहब नीचे आए और कहने लगे मुझे तो वो मार रहा था नीचे ज़मीन से, आसमान में मार रहा था। सच टाइप इस पे कुछ होना चाहिए था, लेकिन ये सेकेंडरी छोटे मामूली और दरगुजर करने वाले प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह के प्रॉब्लम पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है। आम आदमी का ये कहना है कि ये मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए है। मुशर्रफ को कुछ नहीं होगा, ना उसको जेल की सज़ा होगी, ना उसको फांसी होगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसकी सारी इमलाक जो है उसको, उसमें से एक कुर्सी भी कोई नहीं उठा सकेगा, एक पलंग वहाँ से नहीं हटा सकेगा। कुछ नहीं होना है, ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए, सब कुछ जो है असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए है। अब हम उस प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, उस मौजू की तरफ आते हैं जो पिछले और पिछले से पिछले प्रोग्राम में, कि पाकिस्तान की साख, इज्जत नहीं है हमारी। इज्जत नहीं है तो किसी ने अगर आपसे पूछा कि भाई आपने क्या सर्वे किया है, आप कहीं गए हैं बाहर, 50 ममालिक में आपने टूर किया है और बड़ी एनुमरेशन आपने की है, सैंपल्स लिए हैं लोगों से और पूछा है कि डू यू लाइक पाकिस्तान आर नॉट, वुड यू कम टू पाकिस्तान आर नॉट, हाउ वुड यू एवेल्यूएट पाकिस्तान, ये आपने किया था? नहीं भाई, मैंने तो नहीं किया था। आई डिड नॉट डू इट, क्योंकि मेरे बस में नहीं है। मैं एक मिस्कीन आदमी, अपने तौर पर दूसरे ममालिक तो दूर हैं, ये इस्लामाबाद से कम फासले पर दुबई है, मैं वहाँ नहीं जा सकता, टिकट कहाँ से लाऊं, और वहाँ जाऊं तो रहूँगा कहाँ? ये तो दूसरे, हमारे यार्ड स्टिक हम फकीरों के अलग हैं। पाकिस्तान के पास आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिच हेरिटेज है। इतनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है हमारे पास, इतनी खूबसूरत, और समहाउ कुछ उनमें से वेल मेंटेन्ड हैं, जैसे टेक्सिला में स्पेशली जोलियान जो कि फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों नहीं आते हैं जापानीज, क्यों नहीं आते हैं कोरियंस, तिब्बत के लोग यहां पर क्यों नहीं आते हैं? बुद्धिज्म तो पूरी दुनिया में फैल चुका है, क्योंकि बुद्धिज्म की अब सबको समझ में आ गई है कि बुद्धिज्म कोई मजहब नहीं है, इट्स नॉट रिलीजन, इट्स अ फिलॉसफी। बुद्धिज्म इज अ फिलॉसफी। लिहाजा आप मुसलमान हो, आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, आप यहूदी हो, लेकिन कोई आपको जिस तरह सॉक्रेटिस की फिलॉसफी पढ़ने से मना नहीं कर सकता, कोई प्लेटो की फिलॉसफी पढ़ने से नहीं कर सकता, एरिस्टोटल की नहीं कर सकता, तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी पढ़ने से कोई आपको मना नहीं कर सकता। एनी बेसन की फिलॉसफी, थियोसॉफी, वो पढ़ने से आपको कोई मना नहीं कर सकता। तो बेशुमार पूरी दुनिया में बुद्धिस्ट फिलॉसफी फैल गई है। वो लोग क्यों नहीं आते हमारे पास, क्यों चले जाते हैं हिंदुस्तान? नेक्स्ट डोर नेबर है हमारे, नेक्स्ट डोर नेबर हमारे दूसरे, नेपाल, काठमांडू, क्यों चले जाते हैं वहां? चीन भी हमसे दूर नहीं है, वो भी हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, जरा सा दूर। मैं तो उसको, वो उस दूरी को नहीं, हवाई जहाज़ों के हिसाब से वो भी इस्लामाबाद की जितनी देर लगती है वहां श्रीलंका जाते हुए। बेशुमार लोग जाते हैं वहां आर्कियोलॉजिकल साइट्स उनकी देखने के लिए, बुद्धिस्ट फिलॉसफी को समझने के लिए। थाईलैंड में एक तांता बंधा हुआ है लोगों का, रिच उनकी टूरिस्ट इंडस्ट्री है। वो टूरिस्ट इंडस्ट्री से इतनी उनकी इनकम है कि शायद ही किसी दूसरी इंडस्ट्री से उनको इतनी इनकम होती हो। यही हाल हिंदुस्तान में है, यही हाल श्रीलंका में है, यही हाल नेपाल में है। हमारे पास क्यों नहीं आते हैं लोग सरकार?
इस्लामाबाद में बैठी हुई सरकार इसकी तरफ तवज्जो दें, क्यों नहीं आते हैं लोग? 50 मुल्कों में जाके आपको सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है कि वेदर डू यू लाइक पाकिस्तान और नॉट, वुड यू प्रेफर टू कम टू पाकिस्तान और वुड यू लाइक टू गो टू श्रीलंका? ये भी पूछने की उनको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने घर में बैठें और देखें और पूछें कि एंट्री लेने वाले जो पाकिस्तान में स्पेशली कराची है और शायद लाहौर है, इंटरनेशनल एंट्रीज, कितने लोग आते हैं आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने के लिए? कितने लोग आते हैं? है? अभी अगर कोई ये कहते कि भाई एक भी नहीं आता है रोज़ाना, कई दिन गुजर जाते हैं, कोई एक दो आदमी नज़र आता है। अभी हाल ही में नांगा पर्वत के पास माउंटेनियर्स, कोह पैमाई करने वाले, उनको मार दिया और ये खबर पूरी दुनिया में फैली है। सिर्फ उन ममालिक में नहीं जिन ममालिक के वो कोह पैमाई करने वाले स्पोर्ट्समैन आए थे। ये स्पोर्ट्समैन जिन जिन ममालिक के थे उनके तो थे ही, लेकिन ये गुरूसम मर्डर, वेशी कत्ल, ये पूरी दुनिया में ये बात फैली है। अब क्या समझते हैं कि अब भी लोग हमारे पास आएंगे? एक इशारा हुआ है छोटी सी रिसेस का, रिसेस लेकर हम फिर वापस आएंगे और इस मौजू को कि एक और मसला है। अगर हम वो जो 3 बंदरों वाली है कि कान भी बंद कर दो, आंखें बंद कर दो, मुंह बंद कर दो, तो फिर सब ठीक है। नो सर, सब ठीक नहीं है। मैं वो बात करूंगा रिसेस के बाद, शेयर करूंगा मैं आपके साथ। रिसेस से फ़कीर की वापसी। रिसेस से पहले हम बात कर रहे थे कि इज़्ज़त की। अगर कोई इज़्ज़तदार आदमी, शख्स, उसके पास तांता लगा होता है मिलने वालों का, दोस्त, अहबाब, इज़्ज़त, इसी तरह ममालिक होते हैं। बहुत से पैरामीटर से जिससे आपकी इज़्ज़त बनती है। अगर हम ये समझें कि किसी ज़माने में रशिया में था आयरन कर्टन, तो आयरन कर्टन पाकिस्तान पर डालकर और पाकिस्तान के अंदर जो हीनियस क्राइम हो रहा है, हीनियस, बहुत घिनौना जुर्म जो हो रहा है यहाँ, उस पर हम पर्दा डाल दें, दुनिया को पता नहीं लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं भाई। अगर कोई ये बात उसने अपने दिमाग में बिठाई हुई है कि ये पॉसिबल है कि हम जितना गंद अपने मुल्क में कर रहे हैं उस पर हम अगर पर्दा डाल दें, आयरन कर्टन डाल दें रशिया की तरह, तो दुनिया को पता नहीं चलेगा। भाई रशिया ने आयरन कर्टन डाला था, तो आयरन कर्टन के पीछे जो कुछ हो रहा था सबको पता था, उस पर लिखा जा रहा था, उस पर बोला जा रहा था। तो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में हम जो कुछ करें। मैं सरे दस्त तवज्जो टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द पीपल, वो तो तब होता है ना जब उनको पता ना हो। वो सब जानते हैं जो असेंबली में मेंबर बैठे हुए हैं, MNAs, MPs, सीनेटर्स, जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो सरदार हैं, पीर साईं हैं, ज़मींदार हैं, जागीरदार हैं और बेइंतहा दौलत के मालिक हैं, यही कहा जा सकता है। कैसे आई, कहाँ से आई वो दौलत, इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। हम फ़कीरों का इससे कोई काम नहीं है। वो जाने
ऊपर वाला जाने. We do not want to sit in judgment upon other people's deeds and misdeeds. Deeds and misdeeds. We do not want to sit in judgment upon them. हम कोई फैसला नहीं देना चाहते हैं उनके बारे में, लेकिन वो सब जानते हैं. मैं सिंध के हवाले से बात करूंगा. पिछले 15-20 दिन हुए और ये हर महीने हो रहा है. मैं पिछले 10-15 दिनों की बात कर रहा हूं. 12 फैमिलियां हिंदुओं की जो कि सिंध के असली बाशिंदे, असली ओरिजिनल जेन्युइन बाशिंदे, वो इस हवाले से कि उनकी फैमिली ट्री, उनका डायरेक्ट रिश्ता मोहनजोदड़ो जब आबाद था तब ये दारुल खिलाफा था, सुप्रीम एम्पायर ऑफ द इंडस, उससे उनका रिश्ता. ये मुल्क उनका है. सिंध की स्पेशली मैं बात कर रहा हूं. उनको इस तरह जिच किया गया है सिंध में इतना उनको जिच किया गया है. एक तो बहुत बड़ी तादाद में 1947 में यहाँ से चले गए. कायदे-आज़म ने बड़ी कोशिश की उनको रोकने की, लेकिन जो लोग उनको डराने, धमकाने और मजबूर करने वाले थे कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि वो जाएंगे तो उनकी ज़मीनें, उनकी इमलाक, उनके कारखाने, उनकी फैक्ट्रियाँ, उनका बिजनेस, उनकी सिनेमाएँ, कराची में 28 सिनेमाएँ थी उनकी, तो ये जाएंगे तो वो खाली होंगी ना, तो उस पर हम कब्जा करेंगे. तो उनको जाना ही जाना था. कायदे-आज़म उनको कहते कि भाई मत जाओ, क्योंकि तुम यहाँ रहोगे सिंध आबाद होगी. नतीजा क्या निकला? उंगलियों पे गिनने के जितने थे हिंदू 80% उस वक्त चले गए हिंदुस्तान. एक 5-10 साल का दौर उन्होंने बड़ी तकलीफ में वहाँ हिंदुस्तान में गुजारा. इस वक्त उनकी तादाद सिंधियों की हिंदुस्तान में 70-80 लाख के करीब है. हालांकि हिंदुस्तान 115 या 20 करोड़ लोगों का मुल्क है. उसमें वो 1 करोड़ भी नहीं है सिंधी, जो सिंधी यहाँ से गए हैं, ओरिजिनल सिंधीज. ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री हिंदुस्तान की, फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न, एक्सपोर्ट्स, सब पे उनका पूरा कंट्रोल जैसे हो जाता है. सिर्फ 80 लाख या 70 लाख होने के बावजूद सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर कोई कम्युनिटी इनकम टैक्स देती है तो वो सिंधी देते हैं. वहाँ पे सेल्स टैक्स देते हैं तो सबसे ज़्यादा सिंधी देते हैं वहाँ पे. ये वही लोग थे जिनको कायदे-आज़म कह रहा था कि सिंध से मत जाओ, यहाँ बैठो, पाकिस्तान बड़ी तरक्की करेगा तुम्हारी तरफ से. तुम इतना कर दोगे कि पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन हो जाएगा. लेकिन उनको भगाने वालों ने यहाँ से भगाया. और ये सारी जो विजुलाइज मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे वो हिंदुस्तान में सब विजुलाइज हुआ जाकर. यही सिंधी यहाँ से गए और हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ ले गए. अस्सी 120 तो उनके आश्रम है पूरे हिंदुस्तान में. फिलेंथ्रापी उनकी ऐसी कि प्राइमरी से लेकर पीएचडी, पोस्ट पीएचडी, बाहर तक कोई तालीम के लिए लड़का चला जाए, लड़की चली जाए, ऐसे ऐसे फिलेंथ्रापिस्ट हैं. हॉस्पिटल्स फिलेंथ्रापी की खुली हुई, क्लिनिक्स खुले हुए हैं. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. आपने देखा नहीं कि आए दिन यहाँ से किसी के बच्चे के दिल में सुराख है, और या किसी की बच्ची बीमार है, या किसी को गुर्दा ट्रांसप्लांट कराना है, लिवर ट्रांसप्लांट है, तो यहाँ से वो हिंदुस्तान जाते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आर ओन्ड बाय सिंधीज. जो बम्बई की 4 बड़े से बड़ी जो बेहतरीन किस्म की जो हॉस्पिटल्स हैं, दे आर ओन्ड बाय सिंधीज ऑफ सिंध, जिनको रोकना चाहते थे मोहम्मद अली जिन्ना, लेकिन भगाने वालों ने उनको यहाँ से भगा दिया, डरा दिया. कोई खदरपोश खुद को कहता था, कोई कुछ कहता था,
अल्टीमेटम उनको देते थे 24 घंटे में यहाँ से चले जाओ, वरना उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। पूरी सिंध से निकल के लोग कराची में पहुँचे, कराची से पहुँचे यहाँ से केवाड़ी से पानी के जहाज़ों में बैठ बैठ कर कोई बॉम्बे गया, कोई सूरत गया, कोई कलकत्ता चला गया, तितर बितर हो गए यहाँ से वो लोग। अब पूरे हिंदुस्तान में कहीं वो 50,000 हैं, कहीं 1 लाख हैं, कहीं 1.5 लाख है। अहमदाबाद एक शहर है जहाँ वो 4 लाख हैं सिंधी। आप उनकी इज्जत देखें, वहाँ उनका एहतराम देखें, उनका बिजनेस देखें, ये वही लोग थे यहाँ पर थे। अब उनमें से जो बाकी बच गए, उनको हमारे पीर साईयों ने, हमारे वडेरों ने, वडेरों के बदमाशों ने, छोड़े हुए जो गुंडे होते हैं उनके, जो किडनैपिंग फॉर रैंसम, अगवा बराए तावान करने वाले, उनकी बच्चियों को उठाने वाले, उनके बच्चों को उठाने वाले, और ऐसे ऐसे यहाँ पीर साईं बैठे हुए हैं जो ज़बरदस्ती उनकी लड़कियों को, लड़कों को उठाते हैं और उनको मुसलमान करते हैं ज़बरदस्ती, गन पॉइंट पर। असेंबली में हमारे बैठे हुए सरदार, साईं, पीर, सबको इन बातों का इल्म है। उनके ना कहने से कि नहीं हम तो नहीं जानते, ये हकीकत नहीं बदल सकती। सिर्फ 10 दिन पहले यहाँ से 12 फैमिलियाँ माइग्रेट करके हिंदुस्तान चली गई, क्योंकि वो भत्ता उनसे लेते थे, उनकी बच्चियों को उठाते थे। घोटकी के हॉस्पिटल में पिछले 10-15 दिनों में 10 साल के छोटे छोटे बच्चों को पकड़ कर ले गए और कहा कि जी हमने इनको मुसलमान किया है, लिहाजा इनका खतना किया जाए। 8-10 बरस के बच्चों को। इससे आपकी रेपुटेशन पाकिस्तान की बनेगी क्या? ये काम सिंध में हो रहा है, लेकिन सिंध तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना। सिंध कोई अलग थलग पाकिस्तान से अलग तो नहीं है कि आप कहेंगे नहीं जी ये तो कोई, सिंध तो पता नहीं किधर है, हम तो नहीं जानते सिंध कौन है। नहीं सर, सिंध इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान, एंड वॉट एवर हैपन्स इन सिंध, पाकिस्तान इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपको दाग लगेगा अगर सिंध में कुछ भी हो रहा है इस तरह का, और ये खुलम खुला हो रहा है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है जो अब मैं बात करने लगा हूं, कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये उर्फ आम है। आम तौर पर दिस इज जनरली बिलीव्ड कि ये जो पीर साईं जबरदस्ती पकड़कर लड़कियों और लड़कों को मुसलमान करते हैं, इनको पर मुसलमान करने के डॉलर्स और पाउंड्स में पेमेंट होती है। आपने एक हिंदू लड़के को मुसलमान किया, $1 लाख है आपको। ये पीर साईं जो अपनी बादशाहत चला रहे हैं, कहाँ से आता है इतना पैसा? उनके कारखाने चलते हैं, उनके पास क्या इतनी ज़मीनें हैं, उनकी क्या जागीरें हैं? वेयर फ्रॉम ऑल दिस इनकम कम्स? दिस इज अ क्वेश्चन। ये बाकायदा एक इंडस्ट्री बन चुकी है। जिस तरह अगवा बराए तावान इंटीरियर सिंध में धाड़ेल करते हैं, अगर एक को किसी को उठाया, किसी ये अभी एक प्रोफेसर को उन्होंने शिकारपुर से उठाया, अभी तक वो गायब है, 1 महीना हो गया है, हिंदू है प्रोफेसर, उसको उठाया, मसलन उससे 1 करोड़ लेना है तो एक दूसरी पार्टी आ जाती है धाड़ेलों की, डाकू, इंडिजिनस डेकॉइट्स ऑफ सिंध, जिनकी रखवाली करने वालों को पाथरीदार कहा जाता है। एक महीने के बाद वो आदमी नहीं मिला। पता चला कि 1 करोड़ उससे मांग रहे थे, दूसरी पार्टी बीच में आ गई और उस पार्टी ने कहा कि मुझे ये आदमी दे दो, हम 1.5 करोड़ आपको देते हैं, फिर हम जाने और जिनका ये आदमी है हम उनसे लेंगे बाकी पैसे। तो दिस हैज टर्न्ड इनटू इंडस्ट्री। अब भी आप कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम क्यों ख़राब हो रहा है बाहर, और इस पर तो हमने पर्दा डाला हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं है। न उर्दू अखबारों में ये बात आती है, न अंग्रेज़ी अखबारों में ये बात आती है। सिंधी अखबारें कौन पढ़ता है? 15-20 अखबारें निकलती हैं सिंधी में। तो लिहाजा वो इंटीरियर, अंदरून सिंध जिसको नाम दे दिया गया, रूरल सिंध, सर्कुलेशन उनकी रूरल सिंध में, सिंधी पढ़ते हैं, सिंधी वही बात पढ़ते हैं जो वो जानते हैं। समथिंग वेरी स्ट्रेंज।
एक छोटी सी रिसेस लेते हैं और फिर इस मौजू को थोड़ा सा करके और एक दो और बड़ी अहम बातें थी जो मुझे करनी थी, लेकिन एक छोटी सी जो सोच में डाल देने वाली बात है वो हम आपस में करेंगे। छोटी सी, इट्स वेरी स्मॉल, अपरेंटली स्मॉल बट वेरी बिग, छोटी सी रिसेस। रिसेस से फकीर की वापसी। ये एक डिसगस्टिंग एंड कंडेमेबल वाकया पिछले दिनों कराची में, जिसमें सिंध हाई कोर्ट के एक जज साहब को एलिमिनेट करने की कोशिश की गई रिमोट कंट्रोल के बॉम्ब ब्लास्ट से, अखबारों में। और मुझे पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता, अगर कोई छोटा सा कहीं क्रैकर भी हो जाता है तो बड़ी लंबी चौड़ी एक उसकी कवरेज टेलीविजन वाले देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी ये वारदात जिसमें 10-12 रेंजर्स के आदमी और पुलिस के लोग मर गए, गाड़ियाँ तबाह बर्बाद हो गई, जज साहब हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, कोई उनकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ इंजरीज ही हैज सफर्ड और उनकी व्हाट इज़ द कंडीशन, वेदर ही विल बी एबल टू सिट एंड वॉक, उसके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं है। उसमें अफसोसनाक अपनी जगह, शर्मनाक अपनी जगह, लेकिन एक ये वाकया जब हुआ तो हम सोच में पड़ गए। एक वो सोच मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बहुत सी कहावतें हैं उर्दू में भी और दूसरे पाकिस्तानी ज़बानों में, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। मारने वाले से बचाने वाला करीब है, इस तरह की बहुत सी। ये जज साहब जो थे, आईजी सिंध ने भी ये स्टेटमेंट दी है और कायम अली शाह साईं ने भी दी है, कुछ और लोगों ने भी ये अफर्म किया है, इसकी तस्दीक की है कि इन जज साहब को कोई 1-1.5 साल से थ्रेट्स आ रहे थे कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और ये साहब भी अपनी जगह कि मैं पूरी ईमानदारी से जो काम करूंगा ईमानदारी से करूंगा, नो मैटर व्हाट में कम। मैं अपने जो रास्ता मैंने अपने लिए मुतय्यन किया है मैं उसी रास्ते पे चलता रहूँगा, मुझे इन थ्रेट से कोई पीछे नहीं हटा सकता। दिस इज व्हाट ही वाज थिंकिंग ऑल द टाइम। तो सरकार को, सिंध सरकार को इस बात का इल्म था कि ही इज अंडर थ्रेट, तो उन्होंने स्पेशल कमांडोज इनको प्रोवाइड किए थे, बॉडीगार्ड्स, कोई 10-15, आगे भी उनके होते थे, पीछे भी उनके होते थे, और दोनों साइड से उनके वो मोटरसाइकिलों पे जो होते हैं सार्जेंट्स, वो होते थे। और इसमें तो एक कराची के डीआईजी खुद अपना एक जत्था लेके इनके पीछे जा रहे थे, उनकी भी गाड़ियां उड़ गई इस धमाके में। जो गौर से प्लीज, क्योंकि ये सोचने वाली बात है, आप सुने लेकिन प्लीज गिव इट अ सीरियस थॉट। इस हवाले से भी सीरियस थॉट कि मैं इस बात से एक दूसरी बात पर चला जाऊंगा, लिहाजा इस बात को आप गौर से सुने। 15-20 वेल ट्रेंड कमांडोज
एक आदमी की जान बचाने के लिए मामूर किए गए। हर हाल में तुम्हें इसको बचाना है। जब हम ये समझते हैं कि हर आदमी के इस दुनिया में आने और चले जाने का कोई एक वक्त मुकर्रर है, we arrive, we depart from this world. And when the time for the departure from this world arrives, nothing on earth can stop me from leaving. मैं कुछ भी कर डालूं, जब मेरे जाने का वक्त आएगा कोई मुझे रोक नहीं सकता, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो वो लोग जो जज साहब को इस दुनिया से, वो समझ रहे थे कि हम इस दुनिया से जाने का जो उनका जो वक्त मुतय्यन किया गया है उससे हम उनको रोकेंगे, उनको जाने नहीं देंगे, उनका वक्त तो था ही नहीं, बिकॉज ही डिड नॉट डाई। वक्त मुकर्रर था उन लोगों का जो जज साहब को इस दुनिया से जाने के लिए रोकने के लिए लगाए गए थे, बॉडीगार्ड थे उनके, टू सेव हिम फ्रॉम डाइंग, ताकि वो असिसिनेट ना हो, इस दुनिया से ना जाएं, उसके लिए कमांडोज रखे गए, वेल ट्रेंड कमांडोज, टफ किस्म के 15-20, जिसमें से 12 के परखचे उड़ गए। ये वो लोग थे जो उसको मरने से बचा रहे थे, एंड दे डाइड देमसेल्व्स। तो मेरे भाई, तालिबान से डरने की बात नहीं है। जब आपका, अगर आपका इस बात में यकीन है, पूरा ईमान है इस बात में कि देयर इज अ मोमेंट एंड अ टाइम फिक्स्ड फॉर योर डिपार्चर, मेरा वक्त मुकर्रर इस दुनिया से जाने का, जब आपके ये बात जहन में आए, जहन से रूह में उतर जाए, सबसे पहले क्या होगा? यू विल ओवरकम फियर, डर, जो कि क्रिपल कर देता है आदमी को, जो आदमी को क्रिपल कर देता है, लंगड़ा लूला कर देता है। आप उस आदमी की हालत को जरा मद्देनजर रखें। मिसाल के तौर पर हम इन जज साहब को ही ले लेते हैं। क्या इनके दिल में कभी ये ख्याल नहीं आता तो होगा कि यार मैं भी तो जाऊं सदर में जाके घूमूं, तो कभी पुरानी किताबों को देख, फुटपाथ पे बैठूं, जाके पुरानी किताबें देखूं क्या क्या हैं। कभी उनका दिल नहीं चाहता होगा किसी रेस्टोरेंट में बैठ के मैं चाय या कॉफ़ी पीऊं। कभी मैं खुद चला जाऊं और देखूं किसी बुक स्टॉल पे या कंप्यूटर की किसी दुकान पे, या कोई कमीज़ मुझे लेनी है तो अपनी मैं कमीज़ खुद लेने जाऊं। कैन ही गो आउट? कैन जरदारी गो आउट? कैन मुशर्रफ गो आउट? कैन नवाज शरीफ गो आउट? दे आर प्रिजनर्स। वो खुद को माने या न माने, हम फकीरों की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम जिस तरह आज़ादी फील करते हैं, वी नो व्हाट इज़ फ्रीडम, हमें पता है व्हाट इज़ फ्रीडम। क्योंकि जब मेरा जी चाहेगा मैं जाऊंगा, घूमूंगा, फिरूंगा, जहाँ बैठूंगा वहाँ चाय पीऊंगा, वहाँ से पकोड़े लेकर मैं खाऊंगा, वहाँ से समोसे लूँगा, बंस रोड पे चला जाऊंगा, वहाँ चाट और दही बड़े में खाऊंगा, पुरानी किताबें में देखूंगा, इतवार बाजार में चक्कर लगाऊंगा मैं। आई एम ए फ्री मैन। कैन जरदारी डू लाइक दैट? परवेज मुशर्रफ कर सकते थे इस तरह कभी जब इख्तियार में थे, और हम यूं कहते थे मैं किसी से नहीं डरता, और काकरोच से डरते थे वो। नवाज शरीफ मियां साहब कर सकते हैं ये काम? दे आर प्रिजनर्स। तो इन तालिबान से जो इतना ये डर और खौफ पैदा हुआ है, ये इसी वजह से हुआ है कि वी डू नॉट बिलीव, हम इस बात में यकीन नहीं रखते कि हमें एक दिन इस दुनिया को छोड़ना है। वी हैव टू लीव इट।
लीव इट विथ एवरीथिंग जो हम समझते हैं कि इट बिलोंग्स टू मी, ये मेरी चीज़ है, ये मेरी चीज़ है, दिस बिलोंग्स टू मी. बट व्हेन द टाइम फॉर डिपार्चर अराइव्स, नथिंग बिलोंग्स टू यू, नथिंग. You leave everything behind. You go empty-handed. सिकंदर आजम की तरह या आखिरी खतूत औरंगजेब के 56 बरस वो लड़ा मराठों से. और फर्क है भाई, मराठे अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे. इंडिया बिलोंग टू देम. महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र बिलोंग टू देम. दे वर फाइटिंग फॉर देयर ओन कंट्री. जब आप कंट्री के लिए लड़ते हैं तो यू आर अ डिफरेंट पर्सन. और औरंगजेब एंड मुगल्स, दे वर द इन्वेडर्स. इन्वेडर्स होकर आए और उन्होंने कब्जा कर लिया के. दे वर फाइटिंग अगेंस्ट देम. तो 56 बरस उसने जो उससे हो सकता था वो मजालिम उसने किए औरंगजेब ने. आखिर जब उसका वक्त आया तो बेटे कामरान को ख़त उसने लिखा कि बेटा मैं जब इस दुनिया में आया था तो अपने साथ कुछ नहीं ले आया था, और जब मैं आखिरी वक्त मेरा आ गया और इस दुनिया से मैं जा रहा हूं, अपने साथ गुनाहों और गलतियों का एक काफिला लेकर जा रहा हूं. जैसे औरंगजेब, हिस्ट्री, रिटन हिस्ट्री. तो भाई ये खौफ आपके दिल में है, इसलिए आप तालिबान से बातें करना चाहते हैं. घुटने टेक दिए आपने तालिबान के सामने. गिनती के लोग हैं, इससे आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है कि आपकी कैसी हुकूमत है, आप कैसे हाकिम हैं एक मुल्क के, कि आपने आम लोगों को, खुद तो आप बख्तरबंद गाड़ियों में घूमते हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में पूछते हैं, और वो जरदारी साहब ने तो ऐसा महल बना लिया है कि जिसमें कोई एटम बम भी ऊपर से पड़े तो वो भी नहीं तहस नहस उसको कर सकता. जलजला आ जाए उसमें नहीं वो गिर सकता, सुनामी आ जाए उसमें नहीं बह सकता. लेकिन माय डियर जरदारी, व्हेन द टाइम अराइव्स, जब वो वक्त आएगा तो इसी महल से, जिसको ना एटम बम गिरा सकता है, जो जलजले में गिर नहीं सकता है, सुनामी में बह नहीं सकता है, आग नहीं जिसको लग सकती, when the time for final departure from this world arrives, you will leave, and you will leave behind everything that you have accumulated. हमारे क्लासरूम का आज का जल्दी, दिस इज माई फीलिंग, जल्दी ख़त्म हो गया इस टाइम. हालांकि मुझे अल्ताफ़ हुसैन से बात करनी थी, भाई से, कि भाई क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग वेयर एंड वाई. अगले इतवार, नेक्स्ट संडे, फ़कीर आपकी खिदमत में हाज़िर. हम फिर कुछ शेयर करेंगे अंदर की बातें फ्रॉम इनसाइड.